नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को अगर अदालत में एक दूसरे के सामने खड़ा होना पड़े तो क्या इस स्थिति को मजबूत लोकतंत्र की निशानी माना जाए या लोकतंत्र में आ रही गिरावट की तरह देखा जाए? ये सोचिए जरा, ये एक गंभीर सवाल है। इसीलिए इस पर गहराई से मंथन जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव के बाद चुनाव आयोग और राजनीतिक दल अमूमन सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे के सामने दिखाई देते हैं। अब चुनाव से पहले भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक आध बार ऐसा हो तब तो बात आई गई हो सकती है, लेकिन इस समय बार बार राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। अभी बिहार में चुनाव आयोग के मतदाता सूची विशेष गहन संशोधन यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के खिलाफ राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी। ये याचिकाएं कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले, नाम देख लीजिए, सीपीआई के डी राजा, डीएमके, फिर समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, आरजेडी से मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, पीयूसीएल और सामाजिक कार्यकर्ता और नेता योगेंद्र यादव ने ये याचिकाएं दायर की हैं। इतने लोग, इतनी पार्टियां, लगभग समूचा विपक्ष, उसके अलावा कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट के अलावा एडीआर भी, पीयूसीएल भी। आज वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायणन और शादान फरासत, इन सब ने संयुक्त रूप से ज्वाइंटली इस मामले का उल्लेख, इस मामले को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जोयम्मला बागची की आंशिक बेंच में के सामने ये बातें रखी हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस पर सुनवाई की मांग की। उन्होंने इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग की। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस फैसले पर राजनीतिक दलों से कोई सलाह मशविरा नहीं लिया गया। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाता सूची में आक्रामक और गैर पारदर्शी बदलाव करने के लिए किया जा रहा है, जो खास तौर पर मुस्लिम, दलित और गरीब प्रवासी समुदायों को निशाना बनाता है। ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जानबूझकर लोगों को बाहर करने की साजिश है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति की नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, न कि उस व्यक्ति की। लेकिन इस एसआईआर प्रक्रिया में बिहार के 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से करीब 4 करोड़ 74 लाख लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जन्म तारीख और जन्म स्थान के दस्तावेज जमा करने पड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ा बोझ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 10 तारीख को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले 9 जुलाई को यानी 9 तारीख को, इसी महीने, आज 7 तारीख है, 9 तारीख को यानी परसों बिहार में चक्का जाम भी विपक्षी दल कर रहे हैं, और इस चक्का जाम का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी। दरअसल बीजेपी के राज में चुनाव दर चुनाव जो खिलवाड़ बढ़ता जा रहा है, उसमें अब विपक्षी दलों के सामने यही रास्ता बच गया है कि एक तरफ वो अदालती कार्रवाई का सहारा लें और दूसरी तरफ जनता को जगाने के लिए सड़कों पर उतरें। और ये दूसरा रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। सड़क पे आना ही होगा विपक्षी दलों को, और हम लोग तो पिछले 4 साल 5 साल से लगातार कह रहे हैं। चंडीगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा, ये सब तो हाल फिलहाल के चुनाव हैं, जिसमें आपने देख लिया, चंडीगढ़ में आपने देखा अनिल मसीह को। कई बार अदालतों के चक्कर विपक्ष ने लगाए। उससे पहले कभी ईवीएम तो कभी इलेक्टोरल बॉन्ड, कभी आचार संहिता का उल्लंघन, इन सब पर भी विपक्ष को अदालत जाना पड़ा, क्योंकि जनता और विपक्ष दोनों के अधिकार कुचलने की कवायद लगातार बढ़ रही है और अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। गौर कीजिए कि जब भी देश ऐसे किसी भी संवैधानिक संकट से गुजरता है, मोदी सीन से गायब रहते हैं। जी हां, ये आपको गौर करने की जरूरत है। जब भी देश ऐसे किसी भी संवैधानिक संकट से गुजरता है तो मोदी साहब जो हैं वो सीन से गायब हो जाते हैं। वो इन सारे मामलों पर कुछ बोलते ही नहीं हैं, और जब अदानी पर सवाल हो तो भारत लोकतंत्र की जननी है ऐसा जवाब वो देने लगते हैं। याद है ना, अमेरिका में उन्होंने बोला था।
अब भी मोदी विदेश में ही हैं और इधर लोकतंत्र की जननी भारत में हाहाकार मचा है कि लोकतंत्र खतरे में है। इस पर आज छत्तीसगढ़ पहुंचे थे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। रायपुर में उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की और उनसे सवाल किए गए, जवाब भी दिए। लेकिन वो जब भाषण दे रहे थे तो उस भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और उन्होंने सवाल ये भी उठाए हैं कि मोदी को गायब आखिर क्यों होना पड़ता है। आइए जरा सुन लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए खड़गे साहब। भाइयों और बहनों, जब तक ये मोदी है सब सुरक्षित। कहाँ है भाई मोदी? कहाँ है? मणिपुर में गायब है, गरीबों के लिए गायब है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गायब है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, गायब है। अरे पकड़ लेके तो आओ उनको कोई तो। जो आदमी समस्या से भागता है, सुलझाने के बजाय भागता है, उनको पूछना चाहिए। हम पूछेंगे 21 तारीख को, आगे भी पूछेंगे। ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आया है और सबको डराने का काम कर रहे हैं। तो गरीब परेशान है तो मोदी गायब, महंगाई बढ़ रही है तो मोदी गायब, मणिपुर जल रहा है तो मोदी गायब, बेरोजगारी बढ़ रही है मोदी गायब। जो लोग समस्या सुलझाने के बदले समस्या देखकर भाग जाते हैं, हमें उनसे सवाल पूछना चाहिए। और ये बात कह रहे थे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मोदी के खेल समझ से परे हैं और इधर बिहार में चुनाव आयोग का खेल समझ से परे होता जा रहा है। पहले एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए कि गरीब आदमी उन चुनिंदा 11 दस्तावेज को कहां से जुटाएगा जो चुनाव आयोग मांग रहा है। तो इसके बाद चुनाव आयोग ने एक विज्ञापन कल दिया और उस विज्ञापन देकर बताया कि कोई दस्तावेज जरूरी नहीं है, लेकिन मतदाताओं को राहत देने की बात असल में चुनाव आयोग का झांसा है, ऐसा कहा जा रहा है। कल के उस विज्ञापन की जो तस्वीर है, आप तक कल हमने बहुत कई बार दिखाए, एक बार फिर मैं अपनी टीम को कहूंगा कि उसको स्क्रीन पर ले आइए। देखिए इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये विज्ञापन कल का, और इस विज्ञापन में जो लिखा जा रहा है कि यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं है, ये दूसरा येलो कलर में राइट साइड में दूसरी बात जो लिखी गई है। पहली बात तक तो समझ में आती है, लेकिन दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण कि यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र यानी फॉर्म भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने शनिवार को यानी कल पूरे पेज का यह विज्ञापन अखबारों में दिया है और जिसमें यही बातें बताई गई हैं और चुनाव आयोग के शब्दों में यही जो मैं पढ़ रहा हूं कि यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। इससे साफ तौर पर यह लगता है कि चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की जो लिस्ट पहले जारी की थी उसमें उसने कुछ नरमी बरतने का फैसला किया है और ऐसा लगा कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज रहे, इसके लिए उन्हें जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है उन 11 डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन शनिवार को शाम यानी कल शाम होते होते जब हम ये कार्यक्रम कर रहे थे, तब तक इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले कहें तो इस कार्यक्रम की तैयारियां जब मैं कर रहा था, तब चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि 24 जून को जारी आदेश में कोई बदलाव, ये देखिए ये जो सफेद कलर में है, कोई बदलाव नहीं लाया गया है। 6 जुलाई को जारी विज्ञापन के हवाले से जिस बदलाव की बात कही गई उसे चुनाव आयोग ने बिल्कुल उस बयान को अफवाह बताया है। जरा इस सफेद कागज को भी, ये जो सफेद है जो चुनाव आयोग, इसको स्क्रीन में जरा बड़ा कीजिए, इसको भी पढ़ के, इसमें आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा नीचे लेके आइए। अब बाकी चीजें तो 24 तारीख को जो जारी एसआईआर है, आम जनों को, सबसे लास्ट, आम जनों को कुछ व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे बयानों से सतर्क रहना चाहिए जो 24 जून 2025 के एसआईआर आदेश को पढ़े बिना एक योजनाबद्ध तरीके से भ्रामक और गलत बातें फैलाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर कौन, हम भ्रमित कर रहे हैं या चुनाव आयोग महोदय, चुनाव आयुक्त महोदय, तीनों महोदय, और बिहार में जो चुनाव आयोग है वो भी महोदय साहब, क्या आप लोग नहीं भ्रामक कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को? इस प्रेस नोट में साफ तौर पर यह नहीं कहा गया है कि जो लोग बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा करेंगे उनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा या उन्हें दस्तावेज जमा करने के बाद ही वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि चुनाव आयोग साफ साफ ये बात क्यों नहीं कहता कि दस्तावेज जमा करना जरूरी है या उसके बिना भी केवल भरे हुए जो फॉर्म है
एनुमरेशन फॉर्म, उसके आधार पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल रहेगा। इस मसले पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तेजस्वी यादव ने पटना में। जरा उनको भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। कल न्यूज पॉइंट पे हमने जितनी बातें कही थी, तेजस्वी यादव वही उन्हीं बातों को दोहराते हुए नजर आए, लेकिन बहुत खुशी हुई कि कम से कम हमारे प्रोग्राम को तेजस्वी यादव या उनकी टीम देखती है। बातें वही है जो कल तक कोई नहीं पूछ रहा था, बात हम पूछ रहे थे और आज फिर पूछेंगे। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव को आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो साथी हमारे कल इस प्रोग्राम को देख रहे थे, आप सब उसको रिकॉल करेंगे कि हाँ, हम लोगों ने तो कल ही ये बात कर दी थी। सुनिए। आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है और आप सब लोगों के बीच सभी हमारे इंडिया अलायंस महागठबंधन के साथी भी हैं और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है महत्वपूर्ण विषय को लेकर के है। आप सब लोगों को पता होगा कि परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहाँ अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं, हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया। यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लगातार आप सब भी मीडिया के लोग जो हैं जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का ये कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास मनरेगा कार्ड है, यही बिहार के गरीबों के पास उपलब्ध है। यानी स्पष्ट है कि जिनका 11 दस्तावेजों में से नहीं होगा उनका जो है नाम काट दिया जाएगा। 6 जुलाई यानी कल इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक पे और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकाला, उस पर भी हम लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग और जो विज्ञापन, फेसबुक पोस्ट और आधिकारिक आदेशों में आप देखिएगा विरोधाभास पर स्पष्टीकरण की मांग, बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों और फेसबुक पोस्ट में पाए गए गंभीर विरोधाभासों पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं। हमारा अलायंस जो है, गहरी चिंता हम सब लोग व्यक्त करते हैं। आप देखिएगा, अगर हम सवाल पूछे तो पहला सवाल, विज्ञापन बनाम आदेश, जो इनका आदेश जो निकलता है वो कुछ और है और विज्ञापन में जो निकलता है वो कुछ और है। हम जानना चाहते हैं कि आयोग की आखिर नीति क्या है।
तो ये लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन यहां से शुरुआत इन्होंने कर दी और यहां पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव की आखिर बिना विज्ञापन में कुछ और है, आदेश में कुछ और है। विज्ञापन में क्या है वो पहले रख चुका हूं, एक बार फिर ले आइए। विज्ञापन में बहुत ही महत्वपूर्ण उस बिंदु को यहां पर हम लोगों ने रेखांकित किया है कई बार, एक बार नहीं कई बार, बार बार, और उसमें भी यही कि यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तब भी गणना पत्र भरकर, प्रपत्र भरकर आप बीएलओ को उपलब्ध करा दें। और इसमें अगर नीचे जो ये 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 पॉइंट, इसमें से चौथे पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है, चौथे नहीं तीसरे, हाँ चौथे पॉइंट में, जो दिखाई नहीं दे रहा होगा स्क्रीन पे, बहुत छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसमें साफ कहा गया है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, ईआरओ जो है वो आपसे संपर्क करेगा, स्थानीय लेवल पर चेक करेगा और उसके बाद आपको ये देखिए, यदि आप आवश्यक दस्तावेज, तीसरे नंबर पे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी ईआरओ को आवेदन को प्रोसेस करने में आसानी होगी। यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो ईआरओ द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। इसका मतलब है कि स्थानीय लेवल पर ये ईआरओ जांच करेगा और उसके बाद दस्तावेज का आपका निर्णय लेगा, ईआरओ निर्णय लेगा, ईआरओ ही निर्णय लेता भी है। चलिए, तो ये और ऊपर आपने लिख दिया है कि यदि ऐसा है, अगर दस्तावेज नहीं है तब भी चलेगा। तो फिर आखिर शाम को आपने जो प्रेस रिलीज जारी की जिसमें आपने कहा कि 24 तारीख को यानी 24 जून को हमने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें रूल नंबर 4 और 5 खासकर वहां इंगित किया गया है, पॉइंट किया गया है और उसमें साफ साफ यही बताया गया है कि आपको ये पूरे 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज दिखाना होगा। तो एक तरफ कुछ और, ये देख लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ट्वीट, नो चेंजेस मेड इन एसआईआर एज बीइंग र्यूमर्ड बाय सम, एज बीइंग र्यूमर्ड बाय सम, यानी भ्रामक स्थिति यहां आप खुद उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि आपने विज्ञापन दिया। 1 करोड़ लगभग 70 लाख यानी 21.46 21% ऑलरेडी एमुनरेशन फॉर्म कलेक्टेड, ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है और 7.2% जो है वो अपलोडेड, ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोडेड है। ये बातें कह रहे हैं, सुबह विज्ञापन कुछ और, इसी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सारी बातें वहां तेजस्वी यादव ने रखी। दूसरी तरफ एक नहीं बल्कि आपने देख लिया, जरा वो नाम भी ले आइए जिन याचिकाकर्ताओं के नाम, वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद सीधे चलेंगे, हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं। याचिकाकर्ता कौन कौन है जो सुप्रीम कोर्ट गए? कांग्रेस गई है, कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल ने यहां पर सिग्नेचर किया है, एनसीपी की सुप्रिया सुले ने सिग्नेचर किया है यहां पे। उसके बाद आइए आप आगे सीपीआई के डीएम के राजा डी राजा गए हैं, माफी चाहूंगा, सीपीआई के डी राजा, और फिर समाजवादी पार्टी से हरिंदर मलिक गए हैं। उसके अलावा शिवसेना यूबीटी यानी जो उद्धव गुट है वहां से अरविंद सावंत ने सिग्नेचर किया है। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद हैं, और इनके अलावा सीपीआई एमएल यानी माले से दीपांकर भट्टाचार्य हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, अभी आपने उनके साथ एक पॉडकास्ट देखा होगा। टीएमसी की महुआ मोइत्रा हैं, और इनके अलावा मनोज झा हैं जेडीयू के, माफी चाहूंगा आरजेडी के, जेडीयू कहां से जाएगी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है एडीआर, और इनके अलावा पीयूसीएल है, और इनके अलावा एक नाम और है, वो है योगेंद्र यादव का नाम, और डीएमके है, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और डीएमके। तो ये तमाम दल, लगभग पूरा विपक्ष याचिकाकर्ताओं में, और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं पर बहस करने के लिए जिन वकीलों की टोली तैयार है उसमें 4 प्रमुख वकील हैं, जिसमें कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, 2 तो हैं ही। तो ये सब कुछ, और इस पर सुनवाई होगी, सुनने के लिए तैयार कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई होगी 10 तारीख को, उससे पहले 9 तारीख को चक्का जाम, यहां तक तो है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? मोदी साहब विदेश में हैं, कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कि जब भी देश में उनकी जरूरत होती है वो विदेश चले जाते हैं। तो आज चर्चा करेंगे कि मोदी हो या चुनाव आयोग, ये साफ साफ क्यों नहीं बता देते हैं कि उनकी इरादे क्या हैं। लोकतंत्र में ये खिलवाड़ आखिर क्यों जरूरी है, क्यों कर रहे हैं ये खिलवाड़? विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को कैसे घेरा है, और ये घेराव के पीछे की कहानी क्या है, और इसके आगे होने क्या जा रहा है? क्या बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है? चलिए
हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। लंबा थोड़ा सा हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था इन तमाम बातों को आपके सामने रखना। आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं, डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, और आपसे ही शुरुआत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं, सड़क पे भी आने का ऑलरेडी ऐलान, कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को, आपका नजरिया? देखिए डॉक्टर साहब, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठते, हम सब, पूरा देश, लेकिन हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा खरा उतरता है सुप्रीम कोर्ट। पूरे देश में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो किसी बड़े से बड़े मामले में पहले से ही आकलन बता देते हैं, लिख देते हैं सोशल मीडिया पर कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा। चाहे वो चंडीगढ़ के लोकतंत्र के हत्यारे को सजा देने का मामला हो, महाराष्ट्र की विधानसभा के भविष्य का मामला हो, या कोई और विषय, सुप्रीम कोर्ट डाइस पर बैठकर जुबानी जमा खर्च खूब करता है, लेकिन उन्हें अपने फैसले में अपनी ही कही गई बातों को उतारने में उसे न जाने क्या हो जाता है। मालूम नहीं ऐसा क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े मामलों में फैसला सुनाते समय अपनी ही कही गई बातों को दर्ज नहीं करता है। इसलिए इस मामले में भी राजीव जी, हम सबको बहुत उम्मीद लगा रखना होगी, बहुत सारे लोगों को उम्मीद होगी, विपक्ष को होगी, इंडिया गठबंधन को भी उम्मीद होगी कि सुप्रीम कोर्ट शायद ऐसा कोई फैसला करेगा कि इस तरह करोड़ों लोगों के मताधिकार पर कुठाराघात करने की चुनाव आयोग की कोशिशों पर पाबंदी लगे। लेकिन हम क्यों भूल रहे हैं, ये वही सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, चीफ जस्टिस कौन है उसे एक मिनट के लिए परे रखते, लेकिन है तो देश का सबसे बड़ा न्यायालय। इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई चयन समिति के सदस्य होंगे जी। आनंद फानंद में फौरन से पेशतर नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसे खारिज कर दिया और अंततः अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त चयनित कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। हम इस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे बहुत उम्मीद लगा बैठे हैं, और ये एक बड़ा फैसला होगा उनके पद पर बैठने के बाद, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वे सरकार और चुनाव आयोग की जो जुगलबंदी है उसे ठीक से देख पा रहे हैं तो उस जुगलबंदी को तोड़ने की कोशिश करते हैं या नहीं करते। ये अब सुप्रीम कोर्ट के 10 तारीख के सुनवाई के दौर में जाएगा। अब देखते हैं 10 तारीख को एकदम फैसला तो नहीं हो जाने वाला है। किस तरह पहले याचिका खारिज की गई, फिर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम लोग पहुंचे, उसके बाद स्वीकार की गई अर्जेंट पिटीशन। इससे इतनी उम्मीद जरूर जागी है कि कम से कम जेरे बहस ये मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने आएगा। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है, अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है उससे तो पिछले 10 चुनाव शून्य हो जाना चाहिए। 2002 और 2003 में 1 साल तक इसी तरह से गहन पुनरीक्षण हुआ था। उन्हीं मतदाता सूचियों के आधार पर 5 लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, तो उन चुनाव की क्या वैधानिक स्थिति है? अगर ये सारे मतदाता जो उस वक्त भी सूची में थे, इनकी नागरिकता के प्रमाण नहीं दिए गए थे, तो फिर इनके द्वारा डाला गया वोट, मशीन में दबाया गया बटन नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने जो बात कही है कि 4 करोड़ लोग स्थायी या अस्थायी कारणों से बिहार के बाहर काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या उन सब लोगों से मताधिकार छीन लिया जाएगा? और इस देश में आज भी ये कानून नहीं है कि अगर आप काम बाहर करते हो तो वोट डालने नहीं आ सकते अपने मतदान जहां आपकी मतदाता सूची में नाम दर्ज। बहुत सारे लोग हैं आसपास के राज्यों में काम करते। तो अब अग्नि परीक्षा सुप्रीम कोर्ट की है। चुनाव आयोग तो जिस तरह विज्ञापन में छपी हुई बातें और अपने आदेश में, सर्कुलर्स में बार बार लोगों को भ्रमित कर रहा है, कभी
हम लोग भी ये खबर चला देते हैं कि चुनाव आयोग ने आंशिक रूप से मान लिया है कि सिर्फ फॉर्म जमा कर दीजिए। हम क्या सभी लोग? अब आयोग कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तो लिख रहा है ये ना, हमारी तो लिख कोई रहा, गलती वही नहीं, वो लिख रहा है विज्ञापन में, देखिए वो लिख रहा है कि आप उसको जमा कर दीजिए। हम तो उनकी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। वही हम कह रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी आपकी कोई गलती नहीं है। वो दस्तावेज हमारे सामने है, चुनाव आयोग का विज्ञापन है, फिर उनका परिपत्र है, सब कुछ है, बिल्कुल। लेकिन फिर उस पर भी गुलाटी खा जाए। कुल मिलाकर मंशा उनकी ये है कि किसी भी तरह से सत्ता में बैठे लोगों, सत्ताधारी पार्टी, बिहार में सत्ता में बैठे गठबंधन, उसकी मदद कैसे की जाए, किन लोगों को मताधिकार से वंचित करना है, ये भी मुझे लगता है टारगेट फिक्स कर लिया गया है। कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं, कौन से ऐसे वोटर समूह हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी या उसके घटक सहयोगी दल मानते हैं कि इनका वोट हमें नहीं मिलेगा, तो इनको सूची से बाहर कर दिया जाए। कुल मिलाकर ये लोकतंत्र के लिए घातक कदम। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। नीरज जी बिल्कुल, नजरें जो है सुप्रीम कोर्ट पे हैं और दूसरी तरफ नजरें वहां की जनता पे भी हैं, और उनका कितना साथ मिलता है ये जो 9 तारीख को यानी परसों जो चक्का जाम है उस पे। प्रशांत जी, आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए, कल से लेकर आज तक लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज की एक नहीं बल्कि 8 दल, उसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता, ADR, सब सुप्रीम कोर्ट में हैं। और हम लोग शुरुआत से कह रहे थे कि ये मामला, जब मैंने अभिषेक मनु सिंघवी से बात की थी अभी पिछले हफ्ते, पॉडकास्ट तो नहीं था, ऑनलाइन 1-to-1 बातचीत थी, हमारे तमाम दर्शकों ने देखा भी है, उसमें भी मैंने उनसे ये जिक्र किया था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है, अगर पहुंचेगा तो क्या होगा। और 1995 के आदेश के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के आधार पर याचिकाएं लगाई गई हैं। आगे क्या? जी राजीव जी, पहले तो लगभग पूरा इंडिया गठबंधन वहां पे है, लेकिन मैं देख रहा था कि बिहार में बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ने वाली विपक्ष की, तथाकथित विपक्ष की 3 पार्टियां नहीं गई हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ओवैसी साहब की पार्टी है, जिसमें आम आदमी पार्टी है जो कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और जिसमें नई पार्टी प्रशांत किशोर की है। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, ये भी बड़ा रहस्य है। ओवैसी साहब तो बैरिस्टर भी हैं, तो उनको समझ में और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला हम लोग देते हैं, लाल बाबू हुसैन के फैसले का, उसको कोर्ट करते हुए अपनी बात भी कही है, तो सुप्रीम कोर्ट वो नहीं गए। अब जब मामला आता है कि देखिए, पहला चीज कि ये इलेक्शन कमीशन ने कल, आप ओवैसी साहब का नाम ले रहे थे, एक जानकारी दे देता हूं। ओवैसी साहब की मुलाकात आज 1-to-1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हुई है, और सबसे बड़ी बात कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो यहाँ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो दिल्ली है, उसने ट्वीट किया उनकी फोटो के साथ। अभी तक आपने देखा क्या कि मेरी या हमारी मुलाकात इस राजनीतिक दल के इस नेता से हुई और हम ट्वीट कर रहे हैं? ट्वीट किया है, जस्ट जानकारी के लिए, ओवैसी साहब के ट्वीट के साथ। और जब विपक्ष गया था जी, जब विपक्ष गया था तब उन्होंने कहा था 2 लोग आएंगे, वो मीटिंग डिले हुई, और उसमें बड़ी वो इलेक्शन कमीशन और विपक्षी पार्टियों के बीच में थोड़ा सा कहा सुनी भी हुई। ये ट्वीट है। हाँ, तो अब विपक्षी पार्टियों के साथ जब अभिषेक मनु सिंघवी वहाँ गए थे, जब प्रोफेसर मनोज झा गए थे, जब वहाँ पे दीपांकर भट्टाचार्य गए थे, तमाम और नेता गए थे, तो तब इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट नहीं किया, और आज इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट किया है। तो इलेक्शन कमीशन और इसमें ये भी गिन लीजिए प्रशांत जी, ये भी गिन लीजिए कितने लोग बैठे हैं एक पार्टी के। जी हाँ, ये एक पार्टी के हैं, एक पार्टी के हैं, जबकि उन्होंने कहा था कांग्रेस जैसी पार्टी को कि दो लोगों को बाहर बैठाया था, 4 गए थे कांग्रेस के, और उस समय कह रहे थे हम लोग 11। जी, पवन खेड़ा, जयराम रमेश दोनों बाहर बैठे थे, बाहर बैठे हुए थे, और वो ट्वीट नहीं आया। तो ये बड़ा ओवैसी साहब को और इलेक्शन कमिश्नर को, दोनों को मुबारकबाद इस बात के लिए कि उन्होंने एक्नॉलेज किया एक दूसरे को, अच्छी बात है। लेकिन अब आते हैं कि जिस सुबह से शाम तक क्यों पलट गए,
विज्ञापन दिया, जो आपने डिटेल में पूरा बता दिया। जी विज्ञापन में कहा कि जी आप जमा करो, लोकल लेवल पे चेक हो जाएगा। फिर शाम को वो कहते हैं एक प्रेस रिलीज में कि हमने 24 तारीख के आदेश का कोई डाइल्यूट नहीं किया है, वो लागू है, वो शर्तें लागू रहेंगी। ये क्या हो गया 8-10 घंटे में राजीव जी? 8-10 घंटे में ये हुआ कि जब विज्ञापन आया तो आप लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज किया, हम लोगों ने, और ये कहा कि विपक्ष की जीत हो गई नैतिक रूप से। अब विपक्ष की नैतिक रूप से जीत हो गई, इंडिया गठबंधन की जीत हो गई, ये बात और पत्रकारों ने भी कही हम लोगों के बाद। तो ये ऊपर से जहां से इलेक्शन कमीशन को सुझाव और निर्देश आते हैं, वहां से ये भी निर्देश आया होगा कि भाई इसको ठीक करो। अब इसकी दो मंशा हैं। जी इलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन निकाल के कहा कि जी आप सब लोग लिबरली, आपके पास डॉक्यूमेंट हो ना हो, आप फॉर्म जमा करो। ये इलेक्शन कमीशन ने क्यों किया? ये इसकी दो वजह समझ में आती है राजीव जी। पहली वजह कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया हुआ है और अब उसमें नए लगभग पूरा विपक्ष वहां पहुंच गया है, प्रशांत किशोर, अरविंद केजरीवाल और ओवैसी साहब को छोड़कर। तो अब अगर ये पहुंच गए विपक्ष, तो अब सुप्रीम कोर्ट में केस बिल्ड करने के लिए कि देखिए अब तो प्रोसेस इतना आगे बढ़ गया है, अब इसमें टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो चुका है, अब प्रोसेस अंडरवे है, तो इसको रोकना ठीक नहीं होगा। इसलिए वो गए हैं कि वो बताएंगे वहां पे कि 4 करोड़ 5 करोड़ फॉर्म हमारे पास वापस आ गए हैं, हालांकि अभी बहुत पीछे है टारगेट से, लेकिन वो वहां बताएंगे कि इतने करोड़ फॉर्म आ गए, प्रोसेस जारी है, तो इसलिए इसको रोका ना जाए। दूसरी वजह एक और है राजीव जी, वो हिडन एजेंडा है कि अब इलेक्शन कमीशन के पास जो फॉर्म चले गए, तो इलेक्शन कमीशन के पास को ये मालूम है कि किसका फॉर्म है, इसका नाम क्या है, इसका धर्म क्या है, इसकी जाति क्या है। अब डॉक्यूमेंट हो या ना हो, जिनके नाम कटने हैं, जिसकी चर्चा अभी डॉक्टर राकेश पाठक कर रहे थे, जिसके नाम कटने हैं वो कट जाएंगे, उस पर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लग जाएगा। तो ये मंशा समझ में आती है इलेक्शन कमीशन की कि उनको पहले से ही डॉक्यूमेंट आने के पहले ही स्क्रूटनी करने का मौका मिल रहा है, और वो सेग्रीगेट करने का मौका मिल रहा है कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, किनको रखना है और किनको नहीं रखना है, डॉक्यूमेंट आए ना आए। फिर भी आज अखबारों में आया कि बहुत से कुछ हिंदू अपर कास्ट सवर्ण लोगों को भी बड़ी दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल दिक्कतें, हमने भी चर्चा की यहाँ पे कि वो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाते हैं, दिक्कतें उनको भी होंगी, लेकिन उनके नाम नहीं कटेंगे, उनके नाम नहीं कटेंगे। जो पारंपरिक रूप से बीजेपी का मतदाता है, उस सामाजिक समूह के, उस सामाजिक वर्ग के नाम नहीं कटेंगे, वो पूरा का पूरा आएगा। ये इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करना चाहिए जनता को, देश की। आरोप लगते हैं, महाराष्ट्र में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में भी रिवीजन हुआ है राजीव जी। 2023 में रिवीजन हुआ और 2024 में फाइनल लिस्ट आई। 68,000 मतदाता कम हो गए और महाराष्ट्र में 41 लाख बढ़ गए 5 महीने में। ये काला जादू केवल इलेक्शन कमीशन कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला ठहरेगा नहीं। दूसरी बात कि जनता साथ में होगी, तो जनता जब साथ में है, सबसे बड़ी अदालत साथ में है, जनता का जो विरोध है, और ये संभव ही नहीं है कि ये कर पाए, असंभव काम है। मैं कल भी कह चुका हूं कि जातिवाद जनगणना पूरा करने में 9 महीने का समय लगा था जी।
आप 25 दिन के अंदर इतनी बड़ी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं आमतौर पे। आप ऐसे डॉक्यूमेंट इजाद करके लाएं कि जो ना मिले किसी को। 2.8% लोगों के पास जाति पर वो अपने जन्म का प्रमाण पत्र है, वो भी 2005 से 8 के बीच वाले लोगों के पास, उसके पहले का नहीं है। ये नया ट्वीट है प्रशांत जी, ये नया ट्वीट है। देखिए 2.88 यानी 2,88,00,000 36.47 एम्यूनरेशन फॉर्म जो है वो कलेक्टेड और 11.26% जो है अपलोडेड, और 1,18,00,000 फॉर्म्स कलेक्टेड इन पास्ट 24 आवर्स, यानी एक दिन में 24 घंटे में 1,18,00,000 फॉर्म ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। चुनाव यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए अपना केस बना रहे हैं, इसलिए इन्होंने उसको लिबरल किया कल विज्ञापन छाप के, कि सुप्रीम कोर्ट को बता सके कि योर लॉर्डशिप हम तो इतना काम कर चुके, अब इसको रोकना संभव नहीं है, ठीक नहीं होगा, पैसे का बर्बादी होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि पैसे की बर्बादी देखनी है या इलेक्शन कमीशन का शेख चिल्ली आदेश देखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, या भारत का संविधान और लोकतंत्र देखना है और जनता का मताधिकार देखना है जी। जिस मूल्यों सिद्धांतों के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आखिर देखना, और ये बिल्कुल सही बात है कि जब 10 तारीख को अगर इस पे सुनवाई होती है तो फिर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग क्या बोलता है, चुनाव आयोग को क्या सुप्रीम कोर्ट नोटिस देता है, फिर आगे समय बढ़ाता है या उसी दिन इस पर सुनवाई होती है, ये देखा जाएगा। जल्दी से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूँ, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूँ। बहुत कुछ इस पर अभी चर्चा बाकी है। जरा प्रकाश जी, इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग की बेईमानी का है। जो जिस तरह लोग गए कि सुप्रीम कोर्ट में गए कि किस तरह से चुनाव आयोग लगातार एक के बाद एक गड़बड़ियां करता जा रहा है, और बीजेपी की सरकार किस तरह चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में ले रही है। और अब बिहार में एक बात सीधी समझ में आ रही कि बिहार में पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट से छुपकर या सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखकर बीजेपी सत्ता में आना चाहती कि चोर दरवाजे से चुनाव आयोग दरवाजा खोल दे और बीजेपी का आदमी सत्ता में आ जाए, बीजेपी सत्ता में आ जाए या एनडीए सत्ता में आ जाए। क्योंकि बीजेपी के सामने चुनौती है कि बिहार में वो करे तो करे क्या। अकेली पार्टी कुछ कर सकती नहीं है। बीजेपी को 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी सरकार तो बना नहीं सकती। तो एक तो उन्होंने अपने हनुमान को पीछे छोड़ दिया बिहार में कि जो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, वो हनुमान को लगता है कि वो विपक्ष के वोट काटेंगे और उनका फायदा होगा, बीजेपी का फायदा होगा। और दूसरी बात, अब जो चुनाव प्रक्रिया में पक्षपात हो रहा है, उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं या विपक्ष समर्थक हैं। तो इसका उद्देश्य यही है। साफ साफ नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग बिहार में पक्षपात कर रहा है और बेईमानी कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें, जैसा डॉक्टर राकेश पाठक ने कही, सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीद हमें नहीं है या नहीं की जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो बातें करता रहा है उस पर अमल करता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पक्षपात करता है, निष्पक्ष नहीं है। उसकी विश्वसनीयता बार बार ईवीएम हो या वीवीपैट हो, हर बार उसे प्रमाणित करनी पड़ती है। और बिहार का जो ये अभियान चल रहा है, SIR अभियान, इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और फर्जी मतदाताओं को हटाना नहीं है, बल्कि उन मतदाताओं को हटाना लगता है साफ साफ तौर पर जो बीजेपी या एनडीए के समर्थक मतदाता समूह नहीं माने जाते। तो ये इस तरह आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए चुनाव आयोग खुद काम कर रहा है। और इसका नतीजा क्या होगा ये पूरा देश जानेगा, जान ही चुका है कि ये होगा कि बीजेपी की हालत बहुत खराब है और इसलिए बेईमानी करने पर उतारू है। तो मुझे लगता है कि अब बिहार के चुनाव नतीजों को अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि किस तरह बीजेपी की सरकार डर रही है या बेईमानी कर रही, तो लगता है कि उसे
अपनी हार का डर बहुत तेजी से सता रहा है और वो गलत तरीके से आगे बढ़ रही है। राजीव जी। जी बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं जब ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कई सारी याचिकाएं पहले से हैं, कई पे ऑलरेडी बात मतलब आगे भी अभी सुनवाई होना है। धन्यवाद राजीव जी। निर्वाचन आयोग के द्वारा आम मतदाता के नागरिकता निर्धारित करने संबंधी जो निर्देश पहले दिए गए थे उनको सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर चुका है। इसके पूर्व में भी अगर आप याद कीजिए तो 1992-95 में सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन बॉम्बे और आज का मुंबई में लगभग 2 लाख मतदाताओं को उसने नागरिकता के आधार पर नोटिस जारी किया था कि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं रहेगा। निर्वाचन आयोग ने उन सभी मतदाताओं से उनके जन्म प्रमाण पत्र, उनका इंडियन पासपोर्ट, नागरिकता के प्रमाण पत्र और नागरिकता रजिस्टर में उनके नाम होने के अभिलेख मांगे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको गैर कानूनी घोषित किया था और ये कहा था कि नागरिकता निर्धारित करने का काम सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है। निर्वाचन आयोग जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत काम करता है। इसी कानून के तहत उसे मतदाता सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। इससे परे नहीं जा सकता वो अपने मन से नियम नहीं बना सकता। आज जो अभिलेख को मांग रहा है वह उसके मैंडेट में नहीं आता। वह लोगों से नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं मांग सकता और अपने स्तर पर किसी को विदेशी मान करके मतदाता सूची से नाम भी नहीं हटा सकता। यह उसके अधिकार में नहीं है। कौन सा व्यक्ति विदेशी है, कौन सा व्यक्ति स्वदेशी है, यह घोषित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग का नहीं है, जिला निर्वाचन अधिकारी का नहीं है, निर्वाचन से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का नहीं है। उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल है और न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश इसके तहत लागू दिए जा चुके हैं, कई बार दिए जा चुके हैं। अभी दिल्ली में भी इस तरह से हुआ, उसको भी चैलेंज किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज किया। इस समय जो निर्वाचन आयोग बिहार में कर रहा है वह उसके संवैधानिक अधिकारों के सीमा में आता ही नहीं। आपका काम केवल यह है कि वह व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरी किया हुआ है या नहीं किए हुए है और वहां उसका निवासी है या नहीं है, या जहां वो निवासी होने का दावा कर रहा है वहां वो रहता भी है या नहीं रहता। केवल आपका काम ये देखना है। इसके अतिरिक्त आपका कोई काम नहीं है, या आप नहीं काम कर सकते। आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि जो लोग मतदाता सूची में हैं और पिछले कई चुनावों में मतदान में भाग ले चुके हैं उनका भी नाम मनमाने तरीके से आप नहीं हटा सकते। सर्वोच्च न्यायालय यह भी कर चुका है। आप 2003 का मतदाता सूची क्यों आधार मानेंगे? उसके बाद के जो मतदाता सूची है उसको आधार क्यों नहीं मानेंगे आप? कौन से कारण है? और जो बाद के मतदाता सूची है उसको किसने बनाया? अगर वह कानून सम्मत तरीके से बना, उसके आधार पर चुनाव कराए गए, तो उस मतदाता सूची को खारिज करने का आधार क्यों ले सकते हैं? किन कारणों से ले सकते हैं? और मतदाताओं को अपनी बात करने का अधिकार केवल प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं होगा। अगर उसके पास कोई जन्मस्थान का प्रमाण पत्र नहीं है और वह अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने जिले में वो रहता है, तो ये सुनिश्चित करना निर्वाचन अधिकारी का काम है। यह वह अभिलेख इकट्ठा करे। अभिलेखों के अभाव में आप उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटा सकते। ये कानूनन संभव नहीं है। जो बात कही जा रही है, दोनों चीजें हैं। जो बात कही गई कि निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले को वापस ले लिया, एक गलत तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की। निर्वाचन आयोग अपनी जगह पर सही है। निर्वाचन आयोग ने कभी कहीं नहीं कहा कि जो 11 अभिलेख को मांग रहा है उसमें कोई छूट दी जा रही है। उसने एक बार भी नहीं कहा। उसने केवल ये कहा कि आप बिना अभिलेखों के, यहां तक कि बिना फोटो के भी अपने आवेदन पत्र जमा कर दीजिए। यह अपने आप में एक गलत तरह का एडवर्टीजमेंट था। अगर अभिलेखों के अभाव में या अपूर्ण फॉर्म है उसको क्यों मांग रहे हैं आप? क्या करेंगे उन फार्मों का? अगर जो फॉर्म सही तरीके से भरा ही नहीं गया, उन फार्मों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्या उद्देश्य है आपका? और अगर आपने 11 अभिलेखों में से कोई छूट नहीं दी तो फिर आवेदन पत्र लिए क्यों जा रहे हैं? अगर आप छूट दे दें कि आपकी पात्रता निर्धारित करने के लिए जो 11 प्रमाण पत्र मांगे गए हैं उसमें छूट दी जा रही है, तो बात ठीक है। आपका जो विज्ञापन हो सही है।
तो ये जो निर्वाचन आयोग टेक्निकली एकेडमिकली जो बात करना चाहता था वो कर रहा है, और उसके पीछे केवल उद्देश्य यही है कि वह जनमानस में, लोगों के बीच में, न्यायालयी प्रक्रिया में केवल ये बता दे कि इतने प्रतिशत लोग इस प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं। ये जो आपने अभी ट्वीट दिखा रहे हैं आप, इसमें भी वो ये नहीं बता रहे हैं कि लगभग 3 करोड़ लोग जो आपके यहाँ फॉर्म जमा किए हुए हैं, इनमें कितने लोगों के फॉर्म समुचित तरीके से भरे गए हैं जी। आप उसमें नहीं बता रहे हैं कि इसमें कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो वह सभी आवश्यक अभिलेख जमा किए हैं जो अभिलेख निर्वाचन आयोग मान रहा है। यह भी मिसलीडिंग है, यह लोगों में भ्रम पैदा करता है कि बड़े पैमाने पर लोग 2 दिन के भीतर लगभग 36-37% मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कर दिए। तो सवाल के निर्वाचन आयोग अपने अभी जब तक इसके ऊपर 2 तरीके, या सर्वोच्च न्यायालय आदेश पारित करेगा, और मेरा अपना मानना है कि जो उसका आदेश 1995 में आया था उस निर्णय के आलोक में जो आगे भी वो निर्णय देता रहा, वह नौगांव जिले के मामले को लेकर के, असम के नौगांव जिले के मामले को लेकर के अपने 1995 के आदेश को बहाल रखा था। गोवा में एक प्रकरण आया था, उसमें 1995 के आदेश के तहत अपने निर्णय को बहाल रखा था। तो नागरिकता के नाम पर मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने की जो कोशिश निर्वाचन आयोग ने अतीत में जब जब भी की है, निर्वाचन आयोग का हस्तक्षेप हुआ है, और उस पूरी की पूरी प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने की कोशिश की है, या सभी मामलों में सभी मतदाताओं को पूरी सुनवाई में उसने कहा कि क्वैसी जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे, कोई प्रशासनिक जांच नहीं करेंगे, क्वैसी जुडिशियल जांच होनी चाहिए, और इससे मतदाता को पूरा का पूरा अवसर प्राप्त हो आपके निर्णय की चुनौती देने के लिए। तो 1995 के बाद भी लगातार सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में गंभीर रहा है। मेरा अपना मानना है कि बिहार के इस मामले पर भी सर्वोच्च न्यायालय, ये ठीक है, ये सर्वोच्च निर्वाचन आयोग ये कह सकता है कि प्रक्रिया चल रही है, तो प्रक्रिया किस बेसिस पे चल रही है, जिस आधार पे आप इस प्रक्रिया को चलाना चाहते हैं, क्या वह कानून सम्मत है? क्या वह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग जारी रखने की का संवैधानिक दायित्व उसके ऊपर है? क्या नागरिकता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के ऊपर है? और इस बिना पर वो मतदाता सूची से किसी का नाम काट सकता है कि उसका नाम वह नागरिक है या नहीं है? ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है यह दोषित है, लोकतंत्र के खिलाफ है, और सामान्य जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसके खिलाफ है। तो ये और जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है, मेरा अपना मानना है कि 9 तारीख का जो प्रदर्शन है राज्यव्यापी बिहार में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा कि माना भी जा रहा है कि लगभग बिहार के सभी प्रमुख दल, भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके, या उनके जो सहयोगी संगठन है, दल है, लगभग पूरा का पूरा विपक्ष इस निर्णय के खिलाफ है। तो जन दबाव और न्यायालयी हस्तक्षेप निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय का जो ये सुनवाई होगी, ये कानूनी गलत, इसको आप चला नहीं सकते। यह पूरा का पूरा प्रक्रिया दल विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश में है, और ये मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें सत्तारूढ़ दल के द्वारा विभिन्न राज्यों में की जा चुकी है। यह भी कई बार आंकड़ों के साथ बताया जा चुका है। तो बिहार में जो कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि जन दबाव इसमें होगा और जन प्रतिकार जबरदस्त होगा। जी बिल्कुल, जन दबाव और जन प्रतिकार ये दोनों देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आखिर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, इस पर वहां के लोग कितना इससे प्रभावित हैं और क्या कुछ होता है, ये तो इसका भी असर 9 तारीख को पता चलेगा, जब लोग बाहर निकल के आएंगे। चक्का जाम, और उसमें अगर लोगों की भागीदारी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि विपक्ष का हाथ जो है वो मजबूत होगा। अमलेंदु जी, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव और तमाम नेता जिस प्रकार एक्टिव नज़र आ रहे हैं, इसका कुछ बेनिफिट नज़र आता है वहाँ की जनता को? निश्चित तौर पर राजीव जी, जनता को इसका लाभ मिलता नजर आता है, और इंडिया गठबंधन को भी लाभ मिलता नजर आता है। दोनों को एक दूसरे का लाभ मिलता हुआ नजर आता है। एक तो चुनाव आयोग ने वो एक अवसर दे दिया, एक तरह से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले ही हार गई, और इसके लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र। मुझे लगता है कि विपक्ष को चुनाव आयोग को बधाई दे देनी चाहिए कि भाई आपने तो बीजेपी को चुनाव लड़ने से पहले हरा दिया।
और मैं इसलिए कह रहा हूँ राजीव जी कि चूंकि ये मसला इतना ज्यादा बढ़ेगा और बढ़ चुका है कि अब आम आदमी समझने लगा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करती है, वोटों की बेईमानी करती है, तो इसलिए चुनाव आयोग उस बेईमानी पर पर्दा डालने के लिए ये हरकत कर रहा है। ये आम जनमानस में एक बात जा चुकी है और आप सड़क चलते किसी आदमी से रुक कर पूछ लीजिए कि भाई ये चुनाव आयोग कर रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है, और तुरंत छूटते ही कहेगा कि इन्होंने इसी तरीके से हरियाणा का चुनाव जीत लिया था, इसी तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र का जीत लिया था, इसी तरीके से इन्होंने दिल्ली का चुनाव जीत लिया था, और वो चूंकि चोरियां पकड़ी गई हैं और उन चोरियों का जवाब देते नहीं बन रहा है, तो इसलिए अब चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की चोरियां छिपाने के लिए ये नई हरकत यहाँ कर रहा है। ये राजीव जी एक आम मतदाता, एक आम नागरिक जो है बिल्कुल बिलोदार, मतलब जो है बिल्कुल जमीन का आदमी है, उससे भी अगर आप बात कीजिए वो सीधे सीधे ये बात करता है, उससे बिहार का नहीं बाहर का भी अगर कोई है तो आप उससे बात की तो सीधे सीधे यही कहता हुआ नजर आएगा। तो राजीव जी इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने से पहले ही हार गई और चुनाव आयोग ने उसे हरा दिया। अब वोटों में कितनी गड़बड़ी होगी और कितनी नहीं होगी आने वाला समय बताएगा कि कितनी गड़बड़ी चुनाव आयोग कर पाता है, कितनी गड़बड़ी नहीं कर पाता है, या क्या करता है क्या नहीं करता है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो लग रहा है वो साफ तौर पर यही लग रहा है कि ये विपक्ष के आरोप अब सच होते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली इसी तरीके से जीते गए थे। लोकसभा में बीजेपी 140 सीटें जीत रही थी, 240 इन्हीं गड़बड़ियों की वजह से उसको मिल गई है, वरना 140 पे रहती। ये अब आम जनमानस को समझ में आने लगा है कि चुनाव आयोग का किस तरीके से इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और ये अब सबको लगने लगा है, आम आदमी को भी लगने लगा है कि भाई अगर इसी तरीके से चुनाव आयोग को काम करना है, इसी तरीके से चुनाव प्रक्रिया होनी है, तो फिर बंद करो चुनाव का नाटक वाटक। काहे चुनाव का नाटक करते हो? जनता का पैसा इतना चुनाव पे खर्च क्यों करते हो? चुनाव आयोग विज्ञप्ति जारी कर दे कि नरेंद्र मोदी जो है 100 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बना दिए गए, अब देश में कोई चुनाव नहीं होगा। अगर चुनाव आयोग या SIR की अधिसूचना जारी कर सकता है, नागरिकता के प्रमाण मांग सकता है, तो कल को ऐसी भी जारी कर सकता है। भाई जब आप जो आपके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, संविधान ने आपको जो अधिकार नहीं दिया है, आप उससे बाहर जाकर कह रहे हैं कि आप नागरिकता का प्रमाण पत्र दीजिए, तो कल को आप ये भी कह सकते हैं कि अब चुनाव नहीं होगा, नरेंद्र मोदी रहेंगे 100 साल तक प्रधानमंत्री। तो भाई कर दो ऐसा ही जारी, देश को भी सहूलियत हो जाए, वन नेशन वन इलेक्शन का झंझट ही खत्म हो कि 5 साल में जो है एक साथ देश में चुनाव कराना, ये भी झंझट खत्म हो। तो चुनाव आयोग इस पुण्य काम को कर दे। दिक्कत क्या है? जब चुनाव आयोग सब कुछ कर सकता है, अपनी सीमा से बाहर जाकर कागज भी मांग सकता है, अपने दिए हुए कागज को रद्द कर सकता है कि अब एपिक कार्ड नहीं चलेगा, मतदाता सूची आपके पास पहचान पत्र है उसको चुनाव आयोग नहीं मानेगा, तो भाई ऐसा भी कर लो, फिर ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन राजीव जी यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मसले को किस तरीके से सुनता है। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो इनिशिएटिव लिया और एक बार में ही कहा कि हाँ ठीक है महत्वपूर्ण मसला है और ज्यादा लंबा समय नहीं दिया, 10 जुलाई का ही समय देकर कि इस पे 10 जुलाई को सुनवाई होगी, उससे एक आशा तो बनती है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो होगी। अब वो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भी कानून से परे जाकर कोई फैसला दे देगा? क्या संविधान से परे जाकर कोई फैसला दे देगा? अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट, अब ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है। तो संविधान का कस्टोडियन संविधान की रक्षा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? हमारे CJI साहब जो इस समय विदेश में है वो कई भाषण दे चुके हैं कि संविधान सर्वोपरि है और संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और संविधान के मूल ढांचे को जो है वो कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। केशवानंद भारती के उसका हवाला दे चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत विदेश में वो भी वहां कह चुके हैं संविधान सर्वोपरि है। तो जब संविधान सर्वोपरि है तो संविधान के ऊपर अगर खतरा है, एक संवैधानिक संस्था जिसको संविधान ने बनाया था, अगर वो संविधान का अतिक्रमण करके और अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रही है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। जहां तक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से दलील दी जाएगी, जैसे भी कहा गया कि साहब एक दिन में 1 लाख और वोट उन्होंने कागज इकट्ठा कर लिए। अरे भाई हम कहते हैं कि आपने 4 दिन में जो है वो 8 करोड़ की बजाय 9 करोड़ इकट्ठा कर लिए। तो सवाल ये नहीं कि आपने 9 करोड़ इकट्ठा कर लिए, मुद्दा ये नहीं है कि आपने कितने कर लिए कितने नहीं कर लिए, मुद्दा ये है कि आपको ये करने का अधिकार है कि नहीं है। मुकदमा इस पर है, मुकदमा इस पर है ही नहीं कि आप 25 दिन में कर लेंगे कि आप 26 दिन में कर लेंगे। मुकदमा तो इस बात पर है कि आपको ये करने का अधिकार है कि नहीं है, और अगर आपको करने का अधिकार नहीं है तो आपने ये किया क्यों? अब फिर आपने चाहे 4 करोड़ से ले लिए हो, चाहे 80 करोड़ से ले लिए हो, वो अगर अवैध है तो अवैध है। ऐसा नहीं है कि कि चुनाव आयोग जो है वो जारी कर दे कि हमको नरेंद्र मोदी को भी देश से निकाल के बाहर करना है, अमित शाह को भी करना है, और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं 240 इनकी भी नागरिकता रद्द करके हमको बाहर कर देना है।
अब कोई सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ये इस बात को रद्द कर दी कि भाई ये तो प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। अब तो नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों को डिपोर्ट किया ही जाना है, क्योंकि चुनाव आयोग प्रक्रिया शुरू कर चुका है। तो इस पर तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी को डिपोर्ट कर सके, किसी की नागरिकता तय कर सके, तो इसलिए चुनाव आयोग ये नहीं कर सकता। इस पर तो बल्कि एक मुकदमा ये और कायम हो जाएगा कि जब चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त नहीं था तो उसने ये प्रक्रिया शुरू क्यों की, तो इसका खर्चा किससे लिया जाए। तो जिन अधिकारियों ने लिया ये निर्णय, वो चाहे ज्ञानेश कुमार जी हो, उनके साथ में 2 चुनाव आयुक्त और हो, तो भाई इनकी तनख्वाह में से काटो, फिर इस पे बात होगी। तो ये राजीव जी कानूनी मसला है और मुझे लगता है कि इसमें चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसा हुआ है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या कहे। तो इसलिए कल का विज्ञापन जो था वो इसलिए जारी किया गया कि जल्दी जल्दी कुछ फॉर्म आ जाए, फिर हम कहें कि साहब हमारे पास तो ये फॉर्म आ चुके हैं, देखिए हम आगे बढ़ चुके हैं। तो आप आगे कितना भी बढ़ चुके हो, अब सवाल ये है ही नहीं कि आप आगे बढ़ चुके हैं कि नहीं बढ़ चुके हैं, सवाल ये कि आप इस पे आगे बढ़े ही क्यों। आपको जब अधिकार ही नहीं है इस पे आगे बढ़ने का, तो इस पे आप बढ़े ही क्यों। कल को आप कह दें कि साहब कि उत्तर प्रदेश और विधानसभा भंग की जाती है, तो चुनाव क्या भंग कर देगा। चुनाव कौन होता है भंग करने वाला। इसी तरीके से जो अधिकार आपको प्राप्त नहीं है आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते और आप अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं। मसला ये है और इस पर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में घिरा हुआ नजर आता है। जी, लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, विपक्षी दलों में जो बात हो रही है, इसके अलावा जो सत्तारूढ़ दल हैं, सत्तारूढ़ दल में बीजेपी को छोड़ दें तो जेडीयू, फिर उधर मांझी साहब की पार्टी, कुशवाहा साहब की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, ये लोग क्या कर रहे हैं और ये क्यों शांत बैठे हैं, इनको क्या फायदा हो रहा है। एक देहाती कहावत है राजीव जी, गुड़ तो मटकी में ही फूट रहा है, इसलिए जो मटकी के साझीदार हैं वो क्यों बोलेंगे। जब मटकी फूटेगी तो गुड़ सबको मिलेगा, जिन्हें मिलना है उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके वे सारे सहयोगी दल जिनका आपने नाम दिया, इसीलिए खामोश है। लेकिन मैं इसको एक दूसरे नजरिए से भी देखना चाहता हूं। चुनाव आयोग को इस काम के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उसने विपक्ष की एकजुटता को एक बार फिर मजबूत करने का काम करवा दिया। इंडिया गठबंधन कम से कम इस एक बड़े मुद्दे पर एक साथ खड़ा हो गया। 9 जुलाई को हम देखेंगे, हो सकता है राहुल गांधी खुद लाठी खाते दिखाई दें पटना की सड़कों पर, तेजस्वी यादव दिखाई दें, बाकी जो उनके संगी साथी हैं वे सब सड़क पर उतरे हुए दिखेंगे। हो सकता है अभी ये मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का मसला नहीं होता तो शायद इंडिया गठबंधन इस तरह सड़कों पर नहीं उतरता। तेजस्वी यादव अकेले अपने स्तर पर, उनकी पार्टी अपने स्तर पर बिहार में लगातार पिछले 1-1.5 साल से सक्रिय है, लेकिन जिस तरह की एकजुटता की जरूरत थी वो कम से कम चुनाव आयोग की हरकत से मुहैया हो गई। राहुल गांधी भी संविधान सम्मेलन लगातार कर ही रहे वहां पर। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अब की बार चुनाव आयोग बुरी तरह फंस गया। अमलेंदु जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि कोई खास व आम साधारण से साधारण व्यक्ति मध्य प्रदेश में बैठा हुआ जिसका कोई लेना देना अभी नहीं है बिहार के चुनाव की इस गतिविधि से, उसको भी इतनी बात पल्ले पड़ रही है कि चुनाव आयोग अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, अपनी हैसियत से बाहर जाकर संविधानेतर शक्ति बनकर लोगों से नागरिकता का प्रमाण मांग रहा है। इसका अंततः नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि सब ये मानते हैं कि आयोग या उस जैसी बाकी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, एनआईए, ये सब लोग बीजेपी और सरकार के इशारे पर काम करते हैं। इसलिए अब इनकी कथनी करनी का खामियाजा मोदी, शाह, उनके गठबंधन, उनकी सरकार, उनकी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। तो जो बात अमलेंदु जी कह रहे हैं कि बिहार से बाहर मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लोग समझ रहे हैं, तो बिहार के लोग नहीं समझ रहे होंगे, ऐसा कैसे संभव है। बिहार तो जैसा कि आपने बहुत शुरू में कहा कि लोकतंत्र की जननी, परिवर्तन की भूमि रही है, चाहे वो जेपी का आंदोलन रहा हो या उसके बाद की तमाम गतिविधियां। बिहार के लोगों में राजनीतिक चेतना भी बाकी जगह से कुछ अतिरिक्त होती, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि बिहार के गांव गांव, टपरे टपरे तक ये मैसेज चला गया होगा कि अब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आपके वोट डालने के अधिकार को छीनना चाहती।
भले ही ये काम चुनाव आयोग कर रहा हो, लेकिन लोग ये मानकर चलेंगे कि ये सब कुछ मोदी शाह के इशारे पर हो रहा है, या बिहार में उनकी जो गठबंधन सरकार है वो करवा रही। तो इसका नुकसान चुनाव में उसे हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कई बार आपने कहा है कि 9 जुलाई को जो प्रदर्शन है उसमें भी जनता कितनी आती है। लोग स्वतः स्फूर्त होकर अपने मताधिकार, अपनी नागरिकता को बचाने की लड़ाई में कितने सड़कों पर उतरते हैं, वो भी उस दिन एक लिटमस पेपर टेस्ट हो जाएगा। तो एक तो 9 तारीख का इंतजार करते हैं, फिर 10 को सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे। बिल्कुल 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 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले इस बारे में हम लोग लगातार कह भी रहे थे प्रशांत जी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अब आगे क्या? अब सुप्रीम कोर्ट में तो राजीव जी पूरे जोर शोर से मामला चला गया है, और ये जो विज्ञापन है चुनाव आयोग का और 24 का आदेश है, फिर विज्ञापन के कुछ घंटे बाद एक और, जिसको अगर नीतीश कुमार जी के भाषा में कहा जाए या उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है कि एक और पलटी मारी उन्होंने चुनाव आयोग ने। तो ये बिहार जो है वो पलटियों का जगह बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बड़ी रोचक बहस होने जा रही है। हम लोग भी देखेंगे जब वो बहस होगी कि ये विज्ञापन और ये जो 2 आदेश और प्रेस रिलीज आई है, इसका सुप्रीम कोर्ट के वकील वहाँ पे डिफेंड कैसे करेंगे अपने आप को। कुछ गलतियाँ तो इनसे हो रही हैं, और गलती इसीलिए हो रही है क्योंकि कानून सम्मत नहीं है, विवेकपूर्ण ढंग से नहीं किया गया है, बहुत पैनिक में फैसला किया गया है। इसकी मंशा कुछ और है और दिख कुछ और रहा है। तो मंशा अगर साफ नहीं होती तो गलतियां होती हैं, ये गलतियां हो रही हैं। एक गलती ये भी हुई है कि ओवैसी साहब का मुस्कुराता हुआ फोटो इलेक्शन कमीशन के हैंडल से ट्वीट हो गया। ये भी, इसका भी संदेश जाएगा। और अगला देखिए इलेक्शन का अभी अगला जो है वो दिल्ली भी जुड़ गया है इस लिस्ट में। कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि दिल्ली में भी होना है ये। तो जब दिल्ली में होना है और आम आदमी पार्टी क्या तब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। खैर, इसका देखिए इलेक्शन में जो इसकी अगर हम राजनीति देखें तो 9 तारीख का जो बिहार में विरोध हो रहा है, ये अगर कामयाब हो गया तो फिर किसी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। फिर तो जनता वहां की चुनाव लड़ लेगी और जनता जो है वो अपना आदेश भी दे देगी। तो 9 तारीख का जो प्रदर्शन है वो बड़ा क्रूशियल है कि वो कैसे कितना कामयाब होता है, जनता का कितना गुस्सा सामने निकल कर आता है। विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं और उनका मोबिलाइजेशन भी होगा। तो 9 तारीख को एक संदेश बिहार से जरूर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत साफ चीजें हैं। बिल्कुल संविधान है, मताधिकार है और ऐसे असंभव डॉक्यूमेंट देने को कहा गया है और सुलभ डॉक्यूमेंट नहीं मानने को कहा गया है। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आपके पास आपका आरसी भी है, इंश्योरेंस भी है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी है, और पुलिस वाला आपको ट्रैफिक पुलिस जो है वो हवा कम होने की वजह से चालान कर दे। ये हो रहा है कि सब कुछ होने के बाद भी आपका चालान कट जाएगा क्योंकि आपको कहेगा कि हवा कम है आपके टायर में। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पे ये है कि एक असंभव डॉक्यूमेंट जो है वो मांगे जा रहे हैं, जो सुलभ डॉक्यूमेंट है जिनसे नागरिकता तय होती है, शिनाख्त होती जिसकी, उसको नहीं मान रहे। ये सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गुमेंट कैसे टिकेंगे इलेक्शन कमीशन के? जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसके, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कल, आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसी विज्ञापन के बाद एक ट्वीट किया था, वो हम लोगों ने दिखाया था इस ट्वीट को। आज इलेक्शन कमीशन ने उसे मिसलीडिंग घोषित कर दिया है। अब देखिए, मिसलीडिंग है
सुनील शुक्ला जी, मिसलीडिंग है कल का वो, ज़रा मैं चाहूँगा अपनी टीम से कहूँगा कि कल वाला वो निकाल के थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको मिसलीडिंग कह रहा है। तो इस इलेक्शन कमीशन उस विज्ञापन को डिफेंड करने के लिए ये है जिसमें उन्होंने भाजपा ने चुनाव आयोग के सहयोग से बिहार में करोड़ों लोगों का वोटिंग का अधिकार छीनने का जो मास्टर प्लान बनाया था, उसमें अब भाजपा खुद फंसती नजर आ रही है। ये पूरा इन्होंने लिखा था उस विज्ञापन के बाद, जिसको मिसलीडिंग कह रहा है चुनाव आयोग। सुनील जी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं के नागरिकता निर्धारित करने की किसी भी प्रक्रिया का और निर्देश का को लागू नहीं होने दिया है। इस बार भी लागू नहीं होने देगा। क्यों? कि संविधान के तहत निर्वाचन आयोग का यह दायित्व नहीं बनता। निर्वाचन आयोग का जो दायित्व है, मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर नहीं रोक लगाई जा सकती। पुनरीक्षण तो होगी, लेकिन पुनरीक्षण के आधार जो लिए जा रहे हैं उस पर नहीं संभव है। यह जो निर्वाचन आयोग कर रहा है यह संभव ही नहीं है। क्योंकि पुनरीक्षण क्यों जाता है? आखिर सवाल यह है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? कि जो चुनाव में मतदान होने के अंतिम समय तक अगर किसी मतदाता का नाम छूट गया है तो उसका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाए। पुनरीक्षण का उद्देश्य कभी नहीं होता है कि आप लाख 2 लाख 2 करोड़ 4 करोड़ लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दीजिए। ये उद्देश्य ही नहीं होता। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बयान दिया है कि 2 करोड़ मतदाताओं के नाम तो कटेंगे ही। अरे अब मतदाताओं के नाम काटने के लिए पुनरीक्षण चलाते हैं कि मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए पुनरीक्षण चलाते हैं? अगर और पिछले लोकसभा के चुनाव के बाद से अब तक 2 करोड़ लोग पूरा राज्य छोड़ के चले गए हैं, तो उसका भी डेटा बता दीजिए। आप सोचिए कि यही निर्वाचन आयोग है जो दिल्ली में, श्रीनगर में, पंजाब में, तमिलनाडु में ऐसे लोगों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जो वहां काम तो करते हैं लेकिन वहां रहने का प्रमाण पत्र नहीं दे पाए। रहने का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे पाए? जहां वो किराए पर रहते हैं वो मकान मालिक उनको लिख के देने के लिए तैयार नहीं है कि वहां मेरे यहाँ रहते हैं वो। और जो जिनके साथ वो काम करते हैं वो कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराते कि ये मेरे यहाँ काम करते हैं और यहाँ रहते ही है। तो निवास प्रमाण पत्र के नाम और जहां के रहने वाले हैं उनका प्रमाण पत्र लागू नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप को पंजीकृत कराना चाहते हैं ऐसे राज्य में जहां के आप मूल निवासी नहीं है। तो आखिर मतदाता जाएगा कहां? और अगर आप मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं रहने देंगे तो आप लोकतंत्र को मजबूत तो कर नहीं रहे हैं। आप तो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पूरा का पूरा लोकतंत्र प्रभावित होता है। आप ऐसा काम करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपको करना है, जो ऐसे अभिलेख मांग रहे हैं जो आपको करना ही, जो आप मांग ही नहीं सकते हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सवाल इस बात का कि नागरिकता निर्धारित करने का काम ट्रिब्यूनल करता है। किसी प्रशासनिक आदेश से आप किसी की नागरिकता नहीं छीन सकते आप जी। यह भी घोषित नहीं कर सकते हैं कि आदमी घुसपैठिया है या विदेशी नागरिक है। आप बाकायदे उसकी कानूनी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, और आप एक आदेश के तहत लोगों का नाम प्रमाण पत्र मांगने लगे। और निर्वाचन आयोग इससे इनकार नहीं कर सकता। वो ये नहीं कर सकता कि उसको नागरिकता कानून लोगों का नागरिकता निर्धारित नहीं कर रहा है। क्यों? कि उसने 1987 का आधार वर्ष लिया हुआ है और 1987 का आधार वर्ष का उल्लेख नागरिकता कानून में है, जिसको मोदी सरकार ने पास कराया। आपने क्यों 1987 का वर्ष क्यों लिया जाएगा? ये 2004 क्यों नहीं लिया जाएगा? 2024 क्यों नहीं लिया जाएगा? 1975 क्यों नहीं लिया जाएगा? तो आपने आधार वर्ष ही उस कानून के आधार पर लिया। और निर्वाचन आयोग कह भी रहा है कि नागरिकता आपको बतानी होगी और वास्तविक नागरिक मतदाता सूची में होने चाहिए। तो वास्तविक नागरिकता निर्धारित करने वाले आप कौन है? जो आप उद्देश्य बता रहे हैं वो भी आपके परव्यू में नहीं आता। जो आप अभिलेख मांग रहे हैं वो भी आपके संवैधानिक अधिकारों में नहीं आता। नागरिकता निर्धारित करने का काम में भी आपके संवैधानिक अधिकार में नहीं आता। और चुनाव के 1 महीने पहले इतना सघन पुनरीक्षण अभियान, यह भी आपके परव्यू में नहीं है। आप एक कम अवधि तक चलने वाला और सघन अभियान नहीं चला सकते। आप केवल कह सकते हैं कि जिन लोगों के नाम शामिल नहीं है वो आवेदन पत्र दे। आप 8 करोड़ मतदाताओं से आवेदन पत्र नहीं मांगते। आप नई मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया नहीं शुरू कर सकते।
यह मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं है, ये नई मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया है, जिसमें 8 के 8 करोड़ मतदाताओं को अपने आवेदन पत्र भरने हैं, जो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और निर्वाचन आयोग को जो मिले हुए मैंडेट है उसके खिलाफ है। जी लोग आप निर्वाचन आयोग इसमें भ्रम फैला रहा है केवल कि इतने लोग भर दिए, इतने लोग फॉर्म भर दिए, इतने लोग फॉर्म भर दिए। सवाल ये नहीं है। आप ये बताइए कि जिन लोगों ने, अब कितने लोग हैं जो अपने जन्मस्थान का प्रमाण पत्र दे देंगे? जन्मस्थान का प्रमाण पत्र किस राज्य में बनाने का आपने अभियान चला रखा है? किसको बना के मिला है? निवास का प्रमाण पत्र बनता है, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र बनता है, जन्मस्थान का प्रमाण पत्र कब से आप बनाने लगे? और कौन होते हैं मांगने वाले? आप पासपोर्ट 2.5% लोगों के पास है पूरे बिहार में, उसमें चाहे मतदाता हो या नहीं हो। ये कैसा अभिलेख? और जिस आधार पे क्या पासपोर्ट बनाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होती? एक आवश्यक अभिलेख है पासपोर्ट के लिए। तो जिस अभिलेख के आधार पे पासपोर्ट बनता है उस अभिलेख को आप नहीं मान रहे हैं, एक नया अभिलेख आप एक डॉक्यूमेंट आप मांगने लगे। तो ये पूरा का पूरा गैर संवैधानिक है। मेरा अपना विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेगा और इस आधार पर चलाई जा रही है प्रक्रिया, और जिस तरीके से चलाई जा रही है ये चलने वाली नहीं है। जनता का प्रतिरोध भी होगा और कानूनी निर्देश भी प्राप्त होंगे आयोग को। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। क्या यहाँ पे ये डिमांड नहीं होनी चाहिए? प्रकाश जी हैं हमारे साथ? शायद नहीं हैं, प्रकाश जी चले गए हैं। लेकिन अमलेंदु जी, क्या यहाँ पे ये जो आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पेंशन कार्ड है, ये सब है ही नहीं उसमें? ये अगर नहीं है, इसकी डिमांड नहीं होनी चाहिए? चलिए आप अगर करवाना चाहते हैं, मान लिया करवाना चाहते हैं, आप बिल्कुल आ ही गए हैं, अपने पे तो आ ही गए, दिख रहा है। लेकिन ये अगर डिमांड, और चूंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये डिमांड अगर हो, या सुप्रीम कोर्ट को पहले तो इस पे रोक लगाना चाहिए। नागरिकता किस लिए? नागरिकता क्यों? और चलिए आप गहन पुनरीक्षण कर भी रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, हाँ वो है, जेन्युइन आदमी है। राजीव जी, जब चुनाव होता है और आप वोट डालने जाते हैं, उस समय भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है कि आपके पास अगर मतदाता पहचान पत्र भी नहीं है तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसमें आधार कार्ड है, उसमें राशन कार्ड है, उसमें आपका मनरेगा का जॉब कार्ड है, कई सारी चीजें ऐसी हैं कि इनमें से कोई भी अगर आपके पास एक चीज है तो आप उसे दिखाकर आप जाकर अपना वोट डाल सकते हैं। तो जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप वोट डलवा सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप वोट बना नहीं सकते। भाई ये कौन सा नियम कायदा है? ये तो चुनाव को बताना चाहिए कि भाई अभी आपने जो चुनाव कराए, महाराष्ट्र में भी चुनाव कराए आपने, इससे दिल्ली में कराया आखिरी चुनाव अभी जो होकर चुका है, उसमें भी ये बातें थी कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिसके आधार पर आप जाकर वोट डाल सकते हैं। तो आपने उस समय वोट क्यों डलवा दिए इस पे? दूसरी बात ये कि ये भारत सरकार के द्वारा जो जारी की गई चीजें हैं, क्या ये अमान्य है? क्या इनका कोई मूल नहीं है? भारत सरकार फर्जी में जारी कर देती है। यानी चुनाव आयोग, राजीव जी, भारत सरकार द्वारा, यानी यूनियन ऑफ इंडिया जो है, गणराज्य जो है, उसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके द्वारा जो चीजें दी गई हैं, उनको ही आप निरस्त कर रहे हैं। तो ये तो राजीव जी सीधे सीधे संविधान पे हमला है, सरकार के ऊपर हमला है। मुझे लगता है मोदी जी को जाकर इस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि चुनाव आयोग जो है वो किस तरीके से भारत के ऊपर हमला कर रहा है। ये तो सीधा सीधा भारत के ऊपर हमला है कि आप यहाँ के ना आधार कार्ड को मान रहे हैं, ना आप यहाँ के मतदाता पहचान पत्र को मान रहे हैं, ना आप ड्राइविंग लाइसेंस को मान रहे हैं, ना आप राशन कार्ड को मान रहे हैं, ना मनरेगा के जॉब कार्ड को मान रहे हैं। आप किसी भी भारत सरकार द्वारा दी हुई चीज को आप नहीं मान रहे हैं। तो ये तो खुद एक बड़ा सवाल है, इसमें तो सरकार को आगे आना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी जो हर बात में कूद कर आती है कि मोदी जी का अपमान हो गया, मोदी जी का अपमान हो गया, इससे बड़ा अपमान तो मोदी जी का हो ही नहीं सकता। चुनाव आयोग जो कर रहा है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी की सरकार ने जो कागजात जारी किए थे उनको रद्दी की टोकरी में डाल दे रहा है चुनाव आयोग। तो ये तो मोदी जी की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, भारत सरकार की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो ये तो राजीव जी, मुझे लगता है कि जब बहस होगी, दलीलें जब दी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में वकीलों द्वारा और बड़े वकील सब, तो इस तरह की चीजें भी आएंगी निश्चित तौर पर
कि भाई जो सरकार ने दस्तावेज जारी किए, आप चुनाव आयोग कौन होता है उन दस्तावेजों को ना मानने वाला? जब भारत सरकार दे रही है, राशन कार्ड दे रही है, भारत सरकार उस पर अनाज दे रही है, उस राशन कार्ड पे, उस आधार कार्ड से राशन कार्ड जुड़ा हुआ है, उस आधार कार्ड से बैंक का खाता जुड़ा हुआ है, उस आधार कार्ड से पासपोर्ट जुड़ा हुआ है, जब सब कुछ उस आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है और जो सरकार का दिया हुआ है, तो आप कैसे उसको नकार सकते हैं? आखिर चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अंतर्गत ही है ना, भारत गणराज्य की ही संस्था है ना, पाकिस्तान की तो नहीं है। ये चुनाव आयोग पाकिस्तान का तो नहीं है जो कह दे कि भाई भारत के डॉक्यूमेंट यहाँ लागू नहीं होंगे। तो ये तो चुनाव आयोग जो है ज्ञानेश कुमार राजीव जी वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान का चुनाव आयोग करता, कि भारत के सरकार द्वारा दिया गया कोई भी प्रमाण पत्र, कोई भी कागज मान्य नहीं होगा। तो इस चुनाव आयोग ने तो वो किया है, ये तो पाकिस्तानी हो गया है, बिल्कुल देशद्रोही हो गया एक तरीके से कहा जाए राजनीति की भाषा में। तो ये तो बहुत सारे सवाल खड़े होंगे राजीव जी कि भाई आप भारत सरकार का ही कोई मानने को तैयार नहीं है। तो ये किस तरीके के चुनाव आयोग ने किया है राजीव जी, पता नहीं इनको प्रशिक्षण कहाँ मिला है। अभी आया था कि साहब वो बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, 2 दिन का जम्मू कश्मीर में प्रशिक्षण हुआ। अरे बीएलओ का तो प्रशिक्षण शिविर लग रहा है, ठीक है बीएलओ को तो मिल जाएगा, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्तों का प्रशिक्षण कहाँ होगा? इन्होंने संविधान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये कैसे आके बैठ के बिना कुछ पढ़े लिखे? तो सब सवाल तो ये है कि भाई हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने बिना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पढ़े हुए क्या फरमान जारी कर दिया? तो सवाल तो इनके ऊपर है। बीएलओ का तो होता रहेगा प्रशिक्षण, बाद में भी हो जाएगा, ईआरओ का भी चलिए बाद में हो जाएगा, मान लिया जाएगा, लेकिन पहले तो प्रशिक्षण इनका होना चाहिए कि संविधान क्या है वो पढ़े और चुनाव आयोग की सीमाएं क्या है उसको पढ़े और चुनाव आयोग के कर्तव्य दायित्व क्या है उसको पढ़े पहले मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय। तो ये राजीव जी कुल मिला के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लागू करने में और जल्दबाजी जितनी की चुनाव आयोग ने, उसमें चुनाव आयोग उल्टा फंसता हुआ नजर आ रहा है। और जनता के बीच ये मसला जरूर चला गया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए ये सारे कुकर्म किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? अमलेंदु जी पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक पहुंच गए। देखिए, जो चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में किया, जो हरियाणा में किया, जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, फर्स्ट फेज के पोलिंग का डेटा 10 दिन बाद अपडेट हुआ और उसमें भी लाखों करोड़ों जुड़ गए। चुनाव आयोग का जो क्रेडिबिलिटी है, जो कॉन्डक्ट है पिछले कई सालों का, वो लगातार गिरावट की तरफ है। और गिरावट के साथ साथ देखिए, एक तो होता है कार्यकुशल कि हमको वो काम नहीं आता या हमसे गलती हो गई, लेकिन एक दूसरी बात है कि इंटेंट, आपकी नीयत क्या है। तो नीयत दिखाती है कि आपने एक राजनीतिक, सबसे बड़ी राजनीतिक विपक्षी दल के अध्यक्ष के बयान को आपने कह दिया, ठप्पा लगा दिया कि ये मिसलीडिंग है, फेक न्यूज है। आपके पास अपने प्रवक्ता हैं, आप बोलिए, वो राजनीतिक पार्टी है, वो राजनीतिक बयान देंगे, ये उनका ब्रीफ है, ये उनका काम है। वो अपने समर्थकों को मोबिलाइज करेंगे। क्या बीजेपी जब विपक्ष में थी तो चुनाव आयोग नहीं गई? तो क्या तब के चुनाव आयुक्तों ने वही किया जो इस वक्त के चुनाव आयुक्त कांग्रेस के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता था। तो ये जो, अगर आप विपक्षी पार्टी के प्रेसिडेंट को ठप्पा लगा के ट्वीट कर देंगे कि मिसलीडिंग है, तो बस इतनी सी कसर बची कि चुनाव आयोग खुद अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर कर ले। इतना ही बचा है वो सब। ये सीमा भी पार कर रहे। इनके पहले जो राजीव कुमार थे वो भी बिल्कुल 2-2 हाथ करते थे विपक्षी पार्टियों से। कुल मिला के ये कि जो केवल ये चीज, जैसे आपने कहा ना कि ये मान लें तो क्या इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाएगा ना। ये पहली बात, ये कस्टमाइज्ड वोटर लिस्ट बनाई जा रही है। ये वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं है। वोटर लिस्ट रिवीजन उसको कहते हैं कि जो आपने फरवरी में वोटर लिस्ट पब्लिश की है
इसी में नाम जोड़ें या घटाएं, आप उसको निरस्त कर रहे हैं। और उसको निरस्त करने का मतलब है कि जो लोकसभा में बिहार से लोग चुनकर गए हैं वो संवैधानिक तरीके से नहीं गए, इसका मतलब जिनका सपोर्ट ही मोदी सरकार को है, इसी वोटर लिस्ट से तो गए हैं बिहार में। इसी वोटर लिस्ट से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इसी वोटर लिस्ट से नीतीश कुमार समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को। तो क्या ये संवैधानिक नहीं है चुनाव आयोग के हिसाब से? तो रिवीजन शब्द ही गलत वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नई और कस्टमाइज वोटर लिस्ट बना रहे हैं, और ये अगर यहाँ पे कामयाब बिहार में होंगे तो ये पूरे देश में लागू करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरा कि चुनाव आयोग को आप केवल यहाँ पे वो कल को वो वोटर लिस्ट वोटर आईडी अलाउ कर दें और आधार कार्ड अलाउ कर दें, तो क्या इनके पिछले जो कारनामे हैं वो सब छोड़ दिए जाएंगे? महाराष्ट्र का चुनाव बहुत संदिग्ध है। वो ऑर्गेनिक अपने आप से जनता का उसमें जो रिफ्लेक्शन है जनता के वोट का, उन्हें दिख रहा। हरियाणा में जिस तरीके से वोटर लिस्ट बढ़ते थे वो संदिग्ध परिणाम आया। तो चुनाव आयोग को अपनी क्रेडिबिलिटी अपने कामों से दिखानी पड़ेगी। ये विज्ञप्तियों से किसी पे आप ठप्पा लगा दो कि मिसलीडिंग है, किसी को कह दो कि विज्ञप्ति जारी करके ये है, और ओवैसी साहब का फोटो आप ट्वीट कर दोगे, इससे नहीं होगी क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी बनेगी आपके काम से, निष्पक्षता से। जी बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी इन तमाम चीजों से बनती है। एक सवाल यह है कि निर्वाचन आयोग के इस पूरे अभियान में कोई पारदर्शिता नहीं है। निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर पब्लिक डोमेन में कोई बात नहीं रख रही है। विज्ञप्ति जारी करने से बात नहीं बनती है, लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब आपको देना होता है। दूसरी चीज जो बात आरोप लग रही है कि सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा, सवाल इस बात यह संदेह होने का कोई बिना कारण ये बात नहीं कही जा रही है। आखिर जिस रिवीजन को लेकर के देश के अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दल बेचैन हैं, उनकी आपत्तियां हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति क्यों नहीं हो रही है? भारतीय जनता पार्टी क्या इसको जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसे सहमत है? उनके लोग ये मानने के लिए तैयार हैं कि निर्वाचन आयोग ही नागरिकता तय करने की एजेंसी हो जाएगी। दूसरी चीज कि नागरिकता, कौन व्यक्ति नागरिक है या का नागरिक नहीं है, यह तय करने की जिम्मेदारी, यह साबित करने की जिम्मेदारी नागरिक की नहीं है, यह सरकार की जिम्मेदारी है। वो ये बतावे कि नागरिक नहीं है। आप मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दे रहे हैं कि आप साबित करो कि नागरिक हो कि नहीं हो। जी। अगर आप कहते हैं कि आप नागरिक नहीं है तो यह निर्वाचन आयोग बतावे कि हम नागरिक हैं कि नहीं है। ये हमसे अभिलेख नहीं मांगेगा, वो उसको ये बताना पड़ेगा किन आधारों पर हम इनको नागरिक नहीं मान रहे हैं, और यह भी तय करने के लिए तमाम कानून है, उसकी भी व्यवस्था है। तो जो काम आम नागरिक को नहीं करना चाहिए, जो उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती, वो आप नागरिक से अपेक्षा कर रहे हैं। आप जो काम निर्वाचन आयोग को नहीं करना चाहिए वो अपने ऊपर रोल ले रहा है। जिस व्यवस्था को लेकर के राजनीतिक दलों को विरोध करना चाहिए उसे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिकार नहीं है। कौन सी व्यवस्था चल रही है? क्या यह संवैधानिक है? क्या यह कानून सम्मत है? यह नागरिकों के हित में है? चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने का प्रयास है? लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास है? कुछ भी इससे साबित होता है? सवाल यह है। तो जो निर्वाचन आयोग जो काम कर रहा है वो बिल्कुल कानून सम्मत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी कई सवाल पैदा करती है। जी। और लॉजिकल भी नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है राजीव जी। लॉजिकल क्या है कि अगर कोई विदेशी नागरिक या संदिग्ध नागरिकता वाला व्यक्ति है वो मतदाता सूची में आ गया है, तो आपकी पुलिस जाए, उसको पकड़े, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। बिल्कुल। बीएलओ बता दे। ट्रंप ने क्या, सवाल है कि बीएलओ बता दे, क्यों नहीं बता देता हो? ट्रंप ने क्या किया? चीज कि जिनके, जी सुनील जी, ट्रंप ने क्या किया कि जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे उनको हवाई जहाज में बैठा के भेज दिया।
आपके नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी बना के भेज दिया। उसने पूरे अमेरिका के कागज नहीं मांगे ना ट्रंप ने, आप पूरे बिहार के कागज मांग रहे हो। ये क्या तरीका है? ये लॉजिकल नहीं है। जी राजीव जी बिल्कुल, ये लॉजिकल अरे नहीं जो कानून सम्मत नहीं हो लॉजिकल कैसे हो सकता है? है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। सीरीज बात है, कानून सम्मत ही नहीं, प्रावधानों का अनुकूल नहीं है। जो गैर कानूनी है तर्कसंगत हो नहीं सकता। सही कह रहे हैं। बिहार का मामला और ये अब सुप्रीम कोर्ट में है और उन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में इधर और परसों सड़कों पे होगा। सड़कों पे विपक्ष और राहुल गांधी इसको लीड करते हुए नजर आएंगे। ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से कही गई है, लेकिन बिहार है, पटना है, तेजस्वी यादव काफ़ी आगे निकल चुके हैं इन तमाम मसलों पर। और विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बिहार में आरजेडी ही है और कांग्रेस वहाँ कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है ये देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले, चुनाव लड़ने से पहले यहाँ चुनाव आयोग से लड़ना और उसमें भी चुनाव के बाद भी आयोग से लड़ना और चुनाव से पहले भी लड़ना, ये विपक्षी दल बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत झेलना पड़ रहा है विपक्षी दलों को। लेकिन साथ साथ इतना भी है कि जनता जो देश की है, सिर्फ बिहार की बात नहीं करूँगा, हर जगह की, वोट दे के कहीं और आते हैं और गिना कहीं और जाता है तो तकलीफ होती है। आपको, हमको भी तकलीफ होती है। वोट तो हम ही देने जाते हैं, विपक्षी दल के नेता ठीक है, वो भी देश के नागरिक हैं, वो भी देते हैं, लेकिन सरकार तो हम और आप बनाते हैं। लेकिन सरकार अगर चुराई जाए तो तकलीफ होती है। और जो कुछ चल रहा है और चर्चा हम कर रहे हैं, लगातार इस मसले पे चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों में से कई लोग उकता गए हैं, कई लोगों को लगता है कि एक ही बात घिसे जा रहे हैं। रोज कुछ नया हो रहा है दोस्तों। और ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहां से लोकतंत्र जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, लोकतंत्र इस देश का बचेगा कि नहीं बचेगा, हम और आप फिर से उसी डिक्टेटरशिप की तरफ जाएंगे या हम और आप अपनी चुनी हुई सरकार में जिएंगे, ये तय होगा। ये बिहार एक छोटा सा मामला नजर आ रहा है, लेकिन ये पूरे देश का मामला है। ये आपके ऊपर भी, जो बिहार से बाहर आज हंस रहे हैं कि क्या रोज बकवास कर रहे हो, क्या रोज यही बात कर रहे हो, उन लोगों के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी।